मूसलाधार बारिश के बीच एक गरीब सुरक्षा गार्ड चुपचाप एक बेहोश लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर इमरजेंसी रूम में ले गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये साधारण सा लगने वाला काम सालों से दबे एक चौंकाने वाले सच की शुरुआत थी। दयालुता, चुपचाप किए गए त्याग और एक ऐसे अंत की ये मार्मिक कहानी है जिसने लाखों लोगों को रुला दिया। अगर आपको लगता है कि नेकी का फल हमेशा नुकसान होता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। उस शाम जब आसमान में बादल घिराए थे, राजेश अपनी शिफ्ट बदलकर अस्पताल के एक छोटे से छज्जे के नीचे खड़ा था। वो भारी मन से सामने के यार्ड को देख रहा था, जहां पहली बारिश की बूंदें सड़क पर टप टप गिर रही थीं। मौसम का हाल ठीक उसके मन जैसा ही था, भारी और उदास, जिसे कोई नहीं जानता था। उस युवा सुरक्षा गार्ड ने ऐसी कई शामें बिताई थीं। एक ऐसा दिन जिसमें कुछ भी नहीं बदलता था। सुबह की शिफ्ट 5 बजे शुरू होती, एक वड़ा पाव खाकर मुख्य द्वार पर खड़ा रहता और निर्देशों का इंतजार करता। शाम को शिफ्ट बदलकर एक बंद गली के पास अपने सीलन भरे किराए के कमरे में लौटता, मैगी बनाता और टिन की छत के सुराख से टपकती बारिश को देखता। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई इंतजार करने वाला। एक बार फिर बारिश हो रही थी और राजेश को भी नहीं पता था कि यही बारिश उसकी जिंदगी के सन्नाटे को चीर देगी। तेज कदमों की आहट गलियारे में गूंजी और बारिश की आवाज में मिल गई। राजेश ने अजनबी को शांत रहने के लिए कहने के लिए सिर घुमाया, लेकिन वो रुक गया। एक सलीके से कपड़े पहने महिला, जिसके कंधे कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ गया था, लड़खड़ाते हुए सन से गुजर रही थी। उसने रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके पैर लड़खड़ाए और वो इमरजेंसी रूम के सामने की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उसकी टोपी सिर से गिर गई और बारिश में भीग रहे लोगों के पैरों के पास लुढ़क गई। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने चिंता में मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। राजेश सिर्फ एक पल के लिए झिझका। फिर वो बारिश में ऐसे दौड़ा जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे खींच लिया हो। बारिश का पानी उसके चेहरे पर पड़ रहा था, उसकी वर्दी भीग चुकी थी, लेकिन राजेश नहीं रुका। उसने घुटने टेके, महिला के कंधों को पकड़ा और धीरे से पुकारा, मैडम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके काले गीले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, होंठ कसकर बंद थे, चेहरा पीला पड़ गया था और उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। बिना और इंतजार किए राजेश झुका और उसे सावधानी से अपनी पीठ पर उठा लिया। लड़की ज्यादा भारी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर और बारिश की ठंडक ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। वो उसे अस्पताल के गलियारे से ले गया। हर कदम पानी और उसे देख रहे लोगों की नजरों से भारी था। ड्यूटी पर मौजूद नर्स और इंतजार कर रहे कुछ मरीजों की आंखों में हैरानी थी। एक मैला कुचैला सुरक्षा गार्ड एक अमीर दिखने वाली महिला को इमरजेंसी में ले जा रहा था। ये नज़ारा वाकई अजीब था। नर्स ने जैसे ही देखा, वो चौंक गई। हे भगवान, ये तो प्रिया मैडम है, जल्दी इन्हें इमरजेंसी रूम में लाओ। राजेश ये सुनकर चौंक गया। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, लेकिन ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वो नर्स के पीछे पीछे इमरजेंसी रूम में चला गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे पीछे हटने का इशारा किया और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। वो बाहर भीगा हुआ खड़ा रहा, उसके कंधे से पानी टपक रहा था। उसके हाथ में अभी भी उस लड़की की ठंडक का एहसास था। उसके हाथ ने उसके कंधे को इतनी कसकर पकड़ लिया था जैसे वो इस दुनिया में आखिरी चीज को पकड़ रही हो। एक पल का ये लम्हा, लेकिन राजेश जानता था कि ये उसकी यादों से कभी नहीं जाएगा। वो बाहर प्लास्टिक की बेंच पर बैठ गया। कमरे के अंदर डॉक्टर के जूतों की आवाज, कैंची की खनक, मॉनिटर की बीप, सब कुछ टिन की छत पर गिरती बारिश की आवाज के साथ मिलकर राजेश के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। कुछ मिनट बाद एक युवा डॉक्टर बाहर आया। राजेश उठने ही वाला था कि डॉक्टर ने उसे देखकर जल्दी से पूछा, क्या आप मरीज के परिवार से हैं? जी नहीं, मैं तो बस उन्हें यहां लेकर आया हूं। वो बाहर गिर गई थी, मैं बस। डॉक्टर ने संदेह भरी नजरों से सिर हिलाया, लेकिन जब वो होश में आई तो उन्होंने एक नाम फुसफुसाया। मैंने ठीक से नहीं सुना, लेकिन शायद वो राजेश था। राजेश सन्न रह गया। उसका नाम, जो लगभग गुमनाम था, जिसे किसी ने कभी इतने अपनेपन से नहीं पुकारा था, उस महिला ने बेहोशी में लिया था। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो कौन थी और इतने लोगों के बीच उसने उसका हाथ क्यों पकड़ा और उसका नाम क्यों लिया। अंदर से एक नर्स दौड़ती हुई आई। डॉक्टर, उनका ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। डॉक्टर वापस मुड़ा।
लेकिन अंदर जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर कहा, थोड़ा इंतजार करो, शायद कुछ और जानकारी की जरूरत पड़े। वो एक विशेष मामला है। सुना है कि वो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थीं जिन्होंने 1 साल पहले अचानक नौकरी छोड़ दी थी। राजेश हक्का बक्का खड़ा देखता रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि उसके अंदर मचे कोलाहल से। एक बारिश जो बाकी बारिशों की तरह लग रही थी, एक मदद जो किसी भी राहगीर की मदद की तरह लग रही थी, लेकिन इस बार कुछ बहुत अलग था। वो गलियारे में चुपचाप बैठा रहा, आंखें दूर तक देख रही थीं। वर्दी अभी सूखी भी नहीं थी। कुछ ऐसा था जिसने उस युवा गार्ड के दिल को छू लिया था। एक ऐसी चीज का दरवाजा खोल दिया था जिसके बारे में वो कभी खुद को लायक नहीं समझता था। ध्यान, एक अजीब सा जुड़ाव और शायद एक नया मोड़। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो ऐसे काम कर रहे हो? अगर कोई बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर है ना, तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, समझे? सिक्योरिटी के हेड मिस्टर खन्ना की आवाज गूंजी, जिसने छोटे से टिन के बने कमरे की शांति को भंग कर दिया। बाहर बारिश अभी भी जारी थी। हर बूंद एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की तरह बज रही थी। राजेश चुपचाप खड़ा रहा। उसका रेनकोट अभी भी उसके कंधों पर था। बारिश का पानी उसके बालों से गर्दन तक बह रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही खन्ना की तरफ देखा। बस अपना सिर झुकाकर रेनकोट उतारा और दीवार पर लगी जंग लगी कील पर टांग दिया। फिर चुपचाप अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा। खन्ना ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है अगर कुछ हो जाता तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाते? ये किसी की जिंदगी का सवाल है। क्या तुम्हें लगता है कि ये अस्पताल तुम्हें किसी फिल्म की तरह मरीज को उठाकर अंदर लाने की इजाजत देता है? राजेश ने अपना सूखा गला निगला, जैसे सुबह से पानी की एक बूंद भी न पी हो। उसने बस धीरे से जवाब दिया, जो टिन की छत पर गिरती बारिश की आवाज ऐसा था, जी मुझे माफ कर दीजिए। बस इतना कहकर वो सिक्योरिटी रूम से निकल गया। अपनी भीगी हुई टोपी उठाई और अस्पताल के पीछे की उस छोटी गली की ओर चल पड़ा जो उसके किराए के कमरे की ओर जाती थी। वहां 10 वर्ग मीटर का एक कमरा था जिसकी छत नीची थी, दीवारें सीलन से भरी थी और एक छोटा पंखा था जो चलते समय खड़खड़ करता था। यही सब था जिसे राजेश घर कहता था। उस रात बारिश लगातार हो रही थी। हवा बिना शीशे वाली खिड़की से अंदर आ रही थी और छत के बीच लटक रहे पीले बल्ब को हिला रही थी। राजेश एक पुरानी चटाई पर सिकुड़कर बैठा था। उसके सामने ठंडे चावल और अचार की प्लेट थी। ये वो खाना था जो वो महीने के अंत में खाता था, जब पैसे खत्म हो जाते थे और उसे खाने का कोई स्वाद नहीं आता था। वो धीरे धीरे चावल चबा रहा था। उसका दिमाग सालों पहले की एक शाम में खो गया था। तब भी बारिश हो रही थी, वो भी भीगा हुआ था, ठंड थी और उसी दिन उसने अपनी माँ को खो दिया था। यादें एक पुराने घाव की तरह फिर से ताज़ा हो गईं। उस दिन राजेश की माँ, जो बाजार में सब्जी बेचती थी, खून की कमी के कारण सड़क पर गिर पड़ी थी। कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग मुसीबत में पड़ने से डरते थे। वो लगभग 10 मिनट तक वहीं पड़ी रहीं। जब तक उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने उन्हें उस तरह नहीं उठाया था जैसे आज राजेश ने किया था। राजेश की आंखें भर आईं। उसने अपना बटुआ निकाला। बटुए में कुछ मुड़े तुड़े नोट और एक पुरानी तस्वीर के अलावा कुछ नहीं था, जिसमें वो और उसकी माँ सब्जी की दुकान के सामने खड़े थे। तस्वीर में माँ दुबली पतली थी, बालों में सफेदी थी, लेकिन वो इतनी मासूमियत से मुस्कुरा रही थी जैसे उन्होंने कभी गुस्सा करना सीखा ही नहीं। उसने तस्वीर पर हाथ फेरा, धीरे से सहलाया और एक लंबी सांस ली। माँ, आज मैंने कुछ ऐसा किया जिसके लिए आप शायद मुझे डांटती, लेकिन मुझे यकीन है कि आप समझती। मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हूं माँ। ये फुसफुसाहट कमरे के अंधेरे में एक उदास गीत की तरह खो गई। बाहर बारिश अभी भी टिन की छत पर रिमझिम कर रही थी। अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। राजेश को लगा कि बारिश की बूंदें हैं, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि गली के नुक्कड़ पर कम बुई बेचने वाली शांति देवी छोटे से छज्जे के नीचे खड़ी हैं। उनके हाथ में गरम खिचड़ी का कटोरा था जिससे भाप निकल रही थी। बेटा, मैंने ज्यादा बना ली थी, ये खा लो, पेट गरम रहेगा। इस बारिश में अचार खाने से पेट खराब हो जाएगा। राजेश ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा, लेकिन शांति देवी ने बस खिचड़ी की कटोरी मेज पर रखी और मुड़ गईं। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन दिल के अच्छे हो, भगवान सब जानता है। लोग जाने या ना जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो बारिश में ओझल हो गईं और खिचड़ी की महक ने पूरे कमरे को गर्म कर दिया।
राजेश खिचड़ी की कटोरी को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि कल क्या होगा, लेकिन कम से कम आज रात बारिश के बीच उसके पास एक गरम खिचड़ी का कटोरा और एक ऐसा इंसान था जिसे उसकी याद थी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सुबह की ओस गली के बाहर केले के पत्तों पर अभी भी थी। राजेश ने अपनी वर्दी पहनी, जो अभी भी थोड़ी नम थी। वो अस्पताल में दाखिल हुआ। जैसे ही वो सिक्योरिटी रूम में पहुंचा, उसने देखा कि हेड नर्स बहन जी पहले से ही इंतजार कर रही थीं। उन्होंने राजेश को देखा और कहा, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है वेटिंग रूम में, वही जो कल थी। राजेश चौंक गया, उसके कदम रुक गए। उसने अनजाने में अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। वो महिला होश में आ गई थी और उसका इंतजार कर रही थी। उसके दिल में एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे कई दिनों के उदास आसमान के बाद सूरज की पहली किरण निकली हो। उस सुबह बारिश तो नहीं थी, लेकिन आसमान अभी भी नम था, जैसे कल रात की बारिश की नमी अभी सूखी ना हो। अस्पताल के गेट के सामने पेड़ों से हवा सरसरा रही थी, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो जो कोई सुन नहीं सकता। इमरजेंसी के बगल में चाय की छोटी सी दुकान रोज की तरह ही थी। कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां, एल्यूमिनियम की पुरानी मेज और एक खुली सिगरेट की डिब्बी के पास काली कॉफी का गिलास। लोग जल्दी में आ जा रहे थे, सबकी आंखों में व्यस्तता थी। इस भीड़ भरे नजारे के बीच सिर्फ एक व्यक्ति शांत खड़ा था, प्रिया, वो महिला जिसे कल राजेश ने इमरजेंसी रूम में पहुंचाया था। वहीं बैठी थी, अभी भी वही दुबली पतली, लेकिन आज ऑफिस की ड्रेस की जगह उसने एक मुलायम ग्रे जैकेट और साधारण पैंट पहनी थी। कोई मेकअप नहीं, चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजेश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, जैसे कोई पुराना दोस्त कई सालों बाद किसी के घर आया हो। उसने धीरे से सिर झुकाकर नमस्ते किया और सामने की कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर। कुछ नहीं बोला। प्रिया ने ही पहले बात शुरू की, आप राजेश है ना? राजेश ने सिर हिलाया। उसकी नजरें थोड़ी झुकी हुई थीं। उसने कुछ देर उसे देखा, फिर एक हल्की सांस ली और मेज पर रखे संतरे के जूस के गिलास पर हाथ रखा। अचानक उसने पूछा, एक ऐसा सवाल जो बहुत ही सरल था, आपने कल मेरी मदद क्यों की? ये सवाल हवा की तरह मेज पर से गुजर गया, लेकिन इसने राजेश के दिल में हलचल मचा दी। उसने उसकी आंखों में देखा, एक सच्ची लेकिन कुछ हद तक जांच पड़ताल करती हुई नजर। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी भारी आवाज में बोला, क्योंकि मैंने अपनी मां को ऐसे ही गिरते हुए देखा था। ये छोटा सा। बिना किसी बनावट के जवाब प्रिया को चौंका गया। उसकी आंखें झुक गईं। गिरते हुए और किसी ने मदद नहीं की? उसने धीरे से पूछा। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें सड़क की ओर थीं, जहां एक आदमी जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चे को ट्रैफिक रुकने से पहले सड़क पार करा रहा था। उसकी आवाज एक जैसी थी, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। मेरी माँ बाजार में बेहोश हो गई थी, लोग दूर हट गए। बाद में अस्पताल देर से पहुंचने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक तेज हवा का झोंका आया। प्लास्टिक का गिलास लगभग गिर गया। प्रिया ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर छोड़ दिया और धीरे से बोली, आपकी आंखें उस व्यक्ति से बहुत मिलती हैं जिसे मैं जानती थी। वो भी बारिश में खड़ा था और उसने भी मुझे तब संभाला था जब मैं लगभग गिर चुकी थी। राजेश ने थोड़ी भौहें से कोड़ी, लेकिन कुछ पूछा नहीं। उसे दूसरों के निजी मामलों में झांकने की आदत नहीं थी। वो हमेशा से ऐसा ही था, कम बोलने वाला और दूसरों की खामोशी को समझने वाला। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन ये एक बहुत ही हल्की मुस्कान थी, एक परछाई की तरह। मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ आप जैसे किसी से मिलूंगी। धन्यवाद। अगर किसी दिन आपको किसी मदद की जरूरत हो तो याद रखना कि मैं आपकी एक एहसानमंद हूं। ये कहकर वो खड़ी हो गई, अपने बैग से बेसन के लड्डू का एक छोटा पैकेट निकाला जो अखबार में लिपटा था और उसके सामने रख दिया। ये मेरे गांव के लड्डू हैं, थोड़ा मीठा खाइए, जिंदगी की कड़वाहट कम होगी। फिर वो चली गई। उसका छोटा सा शरीर धीरे धीरे भीड़ में खो गया। ना कोई अलविदा, ना कोई पीछे मुड़कर देखना। राजेश कुछ देर बैठा रहा, उस धुंधली होती परछाई को देखता रहा। उसने लड्डू का पैकेट खोला। छोटे छोटे गोल हल्के भूरे रंग के लड्डू, जिनकी हल्की हल्की खुशबू थी। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा, वो पैकेट के बीच में रखा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उसने उसे खोला। उस पर सुंदर लिखावट में एक छोटा सा वाक्य लिखा था, जब आप सही काम कर रहे हो तो कभी खुद को छोटा न समझें।
राजेश ने कागज को हाथ में लेकर उसे घोरता रहा। कुछ देर बाद उसने उसे मोड़ा और अपने बटुए में रख लिया, जहां सिर्फ उसकी मां की तस्वीर और कुछ छोटे नोट थे। उस रात मौसम थोड़ा शांत हुआ, हवा अभी भी धीरे धीरे चल रही थी। कई दिनों की बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी महक ला रही थी। राजेश रात की शिफ्ट में था और लगभग आधी रात को वापस आया। रास्ते में उसने रात के खाने के लिए मैगी का एक पैकेट और कुछ मुरझाई हुई पालक खरीदी। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो वो अचानक रुक गया। दरवाजे के सामने एक भूरे रंग का लिफाफा टेप से चिपका हुआ था। भेजने वाले का नाम नहीं था, बस काले पेन से टेढ़ी मीढ़ी लिखावट में लिखा था, कल रात 10 बजे गांधी चौक पर मिलो। राजेश चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ। गांधी चौक वो जगह थी जहां वो और उसकी पूर्व प्रेमिका प्यार के शुरुआती दिनों में अक्सर पानीपुरी खाने जाते थे। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक खामोश वाक्य जो किसी के दिल को बेचैन कर सकता था। उसने कमरे की छत की ओर देखा। कमजोर बल्ब अभी भी टिमटिमा रहा था, जैसे वो भी उसके साथ सोच रहा हो। फिर से बारिश होने लगी, पिछली रात की तरह जोरों से नहीं, बल्कि धीरे धीरे, जैसे दिल की बूंदें हों जिन्हें कोई किनारा न मिल रहा हो। पीली स्ट्रीट लाइट पानी से भरी सड़क पर चमक रही थी, जिससे धुंधली रोशनी की लकीरें बन रही थीं, जैसे भीड़-भाड़ वाली सड़क के बीच किसी खोए हुए व्यक्ति की आंखें हों। गांधी चौक, एक पुराना कोना, जहां कभी एक कॉफी की दुकान हुआ करती थी, जिसकी महक और कुरकुरे बिस्कुट की यादें थीं। अब वो दुकान बंद हो चुकी थी, उसका बोर्ड फीका पड़ गया था। अंदर सब कुछ शांत था, जैसे कभी कोई वहां एक दूसरे के साथ नहीं बैठा हो। राजेश वहीं खड़ा था, दोनों हाथ अपनी गार्ड की जैकेट की जेब में डाले। उसकी आंखें बारिश की फुहारों के पार देख रही थीं। उसका दिल सीने में धीरे धीरे धड़क रहा था। वो ठीक 10 बजे पहुंचा, जैसा कि लिफाफे पर लिखा था। लेकिन छज्जे के नीचे खड़ी लड़की, जो एक हल्के नीले रंग का छाता लिए हुए थी, प्रिया नहीं थी। वो लड़की बारिश के साये से बाहर निकली। उसके काले जूते भी भीगे हुए थे, हाथ में एक मोटा लिफाफा था। उसकी आंखें सुई की तरह तेज थीं, लेकिन उसकी आवाज धीमी थी। नमस्ते राजेश। राजेश चौंक गया। एक पल की खामोशी छा गई। वो आधा कदम पीछे हटा, झिझकते हुए। तुम रिया हो? लड़की ने सिर हिलाया। ना कोई मुस्कान, ना कोई शिकायत, बस एक गहरी नजर जो उसकी 26 साल की उम्र से कहीं ज्यादा पुरानी लग रही थी। रिया, उस लड़की की छोटी बहन जिससे राजेश कभी प्यार करता था। वो छोटी लड़की जो कभी अपनी बहन के पीछे दौड़ती थी, जो उसे जीजा जी कहकर हंसती थी। आज यहाँ इस बारिश की रात में उस छोटी लड़की का कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाल छोटे कटे हुए थे, गहरे रंग का कोट, और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी दोबारा नहीं मिलना चाहोगी, राजेश ने धीरे से कहा। उसकी आंखें बच रही थीं। रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने लिफाफा आगे बढ़ाया। इसे ले लो, ये मेरी बहन की मेडिकल रिपोर्ट, इस्तीफे का आवेदन और मनोवैज्ञानिक उपचार के कागजात हैं। राजेश ने चुपचाप उन कागजों को ले लिया, जिन पर बारिश और पुरानी यादों की महक थी। उसने उन्हें खोला, कुछ पंक्तियां पढ़ीं और फिर अचानक रुक गया जब उसने प्रिया के कांपते हुए हस्ताक्षर देखे। उसने पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों दे रही हो? रिया बिना झिझके बोली। उसकी आवाज बारिश की रिमझिम के बीच साफ सुनाई दे रही थी। मेरी बहन मरना चाहती थी, क्या तुम जानते हो? कई बार। लेकिन कल 2 साल में पहली बार उसने मुझे फोन किया, और उस कॉल में पहली बार उसने हार मानने की बात नहीं की। उसने बस पूछा कि क्या राजेश नाम का कोई व्यक्ति अभी भी अस्पताल में गार्ड का काम करता है। राजेश ने सिर झुका लिया। उसके सीने में दिल जैसे सिकुड़ गया हो। उसने थूक निकला, अपनी आवाज को संयमित रखने की कोशिश की। मैं इसके लायक नहीं हूं। उस दिन मैंने उसे छोड़ दिया था। रिया ने उसे बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक अथाह कुएं जैसी गहराई थी। तुम लायक नहीं हो? तुम ही वो अकेले व्यक्ति हो जिसने मेरी बहन को देखा। जब वो गिरी तो उसके तथाकथित सहकर्मियों ने मुंह फेर लिया, परिवार वालों ने दूरी बना ली, और तुम, एक अजनबी, बारिश में दौड़ पड़े और उसे इमरजेंसी रूम में ले गए। राजेश की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उस दिन अपनी पूर्व प्रेमिका रिया की बहन की मृत्यु के बाद वो अपराध बोध और इस अफवाह के साथ शहर छोड़ आया था
कि वो उस दुर्घटना में उसकी रक्षा नहीं कर पाया था। उस समय रिया छोटी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसे अभी भी याद रखेगी। रिया ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे दे दिया। मेरी बहन विभाग में फिर से शामिल होने के लिए आवेदन करने वाली थी, लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सहमत हो तो वो न केवल अपनी नौकरी बल्कि अपनी जिंदगी भी फिर से शुरू करेगी। शायद उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसका हाथ पकड़कर वापस ले जाने की हिम्मत रखता हो। राजेश ने कागज लिया। पीली रोशनी में परिचित लिखावट दिखाई दी। अगर मैं वापस आऊं तो क्या कोई इंतजार करेगा? उसने कागज को कसकर पकड़ लिया। हवा उसके चेहरे पर ठंडी लग रही थी, लेकिन ये उसे उन महीनों की आत्मग्लानि से जगाने के लिए काफी थी। रिया ने धीरे धीरे कहना जारी रखा, एक कहानीकार की तरह, ना कि उस छोटी बहन की तरह। मेरी बहन ने एक मामले में तुम्हें बचाया था। भले ही तुम नहीं जानते, जब तुम्हें गलत फहमी के कारण निलंबित कर दिया गया था तो तुम्हारी बेगुनाही का पत्र भेजने वाली वही थी। राजेश ने हैरान होकर ऊपर देखा। पुरानी कहानी लहरों की तरह वापस आ गई। वो गलत फहमी जिसके कारण उसने अपनी पिछली नौकरी लगभग खो दी थी। एक गुमनाम पत्र ने उसे बरी कर दिया था। उसे कभी नहीं पता चला कि किसने भेजा था। वो सोचता था कि उसने प्रिया को बचाया है, लेकिन शायद उसने भी उसे बचाया था, बस एक अलग खामोश तरीके से। बारिश फिर से तेज होने लगी। रिया मुड़ी और चली गई। एक हल्का सा वाक्य पीछे छोड़ गई। उसे एक हीरो की जरूरत नहीं है, उसे बस एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे छोड़े नहीं। ये वाक्य राजेश के दिमाग में उसके कमरे तक गूंजता रहा। उस रात राजेश सो नहीं पाया। प्रिया की लिखावट वाला कागज उसके तकिए के पास पड़ा था और वो चुपचाप बैठकर बारिश को देखता रहा। बारिश की आवाज में उसे लगा जैसे कोई चुपके से वापस आ रहा है, जिंदगी में नहीं बल्कि उसके दिल में। जब घड़ी में सुबह के 2 बजे अस्पताल लगभग सो चुका था। बस गलियारे में कुछ पीली बत्तियां जल रही थीं, जो ठंडे फर्श पर लंबी और धुंधली परछाइयां बना रही थीं। बाहर यार्ड में बारिश अभी भी जारी थी। हर बूंद छत से टपक कर एक लय में गिर रही थी, जैसे रात के सन्नाटे में खामोश थकान को सहला रही हो। राजेश गलियारे के एक कोने में अकेला खड़ा था। वो फर्श साफ कर रहा था और बीच बीच में कांच के दरवाजे से बाहर देख रहा था। अंदर कुछ कमरों में अभी भी रोशनी थी, कुछ नर्सें चल रही थी। आज रात की ड्यूटी सामान्य से ज्यादा शांत थी, लेकिन इसी वजह से अजीब आवाजें ज्यादा साफ सुनाई दे रही थीं। पीछे से फर्श पर किसी के चलने की हल्की आवाज आई। राजेश ने कान लगाकर सुना। वो प्रिया नाम की लड़की जिंदा है क्या? एक मर्द की खुरदरी आवाज, जैसे कोई लंबे समय से सिगरेट पीता हो। राजेश चौंक गया। उसका हाथ पोछे पर रुक गया। सुना है वो पुराने केस की फाइल फिर से खोलने आई है। एक और गहरी और तीखी आवाज, जाहिर है। उन्हें नहीं पता था कि पास में कोई है, क्योंकि उनकी आवाज में कोई फुसफुसाहट या झिझक नहीं थी। राजेश ने सांस रोककर दीवार के पीछे छिप गया। 2 अजनबियों की परछाई अभी अभी यार्ड के पीछे जाने वाले रास्ते पर पर्दे के पीछे गायब हो गई थी। वे मरीजों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चलने और बात करने का तरीका किसी बीमार व्यक्ति जैसा नहीं था। लानत है, सोचा था ये मामला हमेशा के लिए बंद हो गया है। उस बार अगर वो लड़की ना होती तो बड़े साहब ऐसी मुश्किल स्थिति में ना मरते। अब वो वापस आ गई है। पता नहीं क्या क्या सच सामने लाएगी। ये वाक्य राजेश के सीने में एक कील की तरह चुभ गया। उसने पूछे को कसकर पकड़ लिया, अपनी सांसों को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया था। वे प्रिया के बारे में बात कर रहे थे, वो महिला जो कुछ दिन पहले बारिश में उसके हाथों में बेहोश हो गई थी। एक ठंडी हवा गलियारे से गुजरी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक राजेश का हाथ फिसला और पोछा एक जोरदार खट की आवाज के साथ गिर गया। सन्नाटा, बस एक पल के लिए। उन कदमों की आहट रुक गई। 2 परछाइयां मुड़ी। एक ने उस कोने की ओर घूर कर देखा जहां राजेश खड़ा था। उसकी आवाज में शक था। गार्ड हो? चेहरा नया लग रहा है। राजेश ने थूक निगला। वो जल्दी से पोछा उठाने के लिए झुका, गीले फर्श को पोंछने का नाटक करने लगा। जब वे दोनों पास आए तो उसने सिर उठाया, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। मैं रात की शिफ्ट में सफाई कर रहा हूं, यहां थोड़ा फिसलन है। लंबे आदमी ने राजेश के सीने पर लगे नेम प्लेट पर एक नजर डाली। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं,
लेकिन उसकी आवाज ठंडी थी। हाँ, उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। राजेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो आदमी व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया और चला गया। लेकिन कोने से मुड़ने से पहले उसने पीछे मुड़कर एक ऐसा वाक्य कहा जिसने राजेश के दिल को जमा दिया। कोई होगा जो उसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहेगा। राजेश वहीं जम गया। कुछ देर बाद जब वे दोनों चले गए, तब भी वो हिला नहीं। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, अपना फोन निकाला और जो कुछ भी सुना था उसे जल्दी से लिख लिया। कोई सबूत नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई स्पष्ट चेहरा नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि ये कोई संयोग नहीं है। गलियारे का दरवाजा खुला। एक नर्स कॉफी की ट्रॉली लेकर पास आई। हैरान होकर बोली, राजेश, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा है? राजेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, सिर हिलाया और गर्म कॉफी का कप ले लिया। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे, ठंड से नहीं बल्कि उन बातों से जो उसने अभी सुनी थीं। ऐसी बातें जो प्रिया नाम की उस महिला के बारे में उसकी पूरी सोच बदल सकती थीं। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटा तो राजेश अपनी मां की पुरानी तस्वीर के सामने बहुत देर तक बैठा रहा। ऐसी बारिश की रातों में वो अक्सर चुपचाप आंखें बंद कर लेता था और कल्पना करता था कि उसकी मां अभी भी चूल्हे के पास बैठकर उसके लिए कुछ सिल रही हैं। लेकिन आज रात उसका मन शांत नहीं था। उस अजनबी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहता है। राजेश जानता था कि अगर वो मुंह मोड़ लेता तो वो एक गुमनाम गार्ड की जिंदगी जीता रहता, थोड़ी सी तनख्वाह पाता, नमक और अचार से रोटी खाता और रात में अकेले आहें भरता। लेकिन प्रिया की आंखें, बारिश की रात में उसके कांपते हाथ और रिया की आवाज ने उसे उस कायरता से बाहर निकाल दिया था। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और खुद से एक ऐसा वादा किया जिसे किसी के सुनने की जरूरत नहीं थी। जब किसी को बारिश में अपनी पीठ पर उठा ही लिया है तो तूफान के बीच उसका हाथ नहीं छोड़ सकते। उस सुबह कई दिनों की लगातार बारिश के बाद अस्पताल के परिसर में हल्की धूप खिली थी। आसमान साफ था, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी नमी थी। अस्पताल का गलियारा अभी भी भीड़ भरा था। कदमों की आहट और एक दूसरे को बुलाने की धीमी आवाजें एक व्यस्त हफ्ते की शुरुआत का संकेत दे रही थीं। मानव संसाधन विभाग का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर दाहिने गलियारे के अंत में था। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था और खिड़की से आती रोशनी उस महिला के जुड़े हुए बालों पर पड़ रही थी जो रिसेप्शन डेस्क के सामने खड़ी थी। प्रिया, जो कुछ दिन पहले ठंडी बारिश में बेहोश हो गई थी, आज एक साफ सुथरी सफेद शर्ट में खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ ठंडा भाव था, जैसे वो संदेह का सामना करने की आदी हो। उसने अपनी फाइल मेज पर रखी। उसकी आवाज हल्की लेकिन दृढ़ थी। मैं मरीजों की देखभाल में सहायता के पद के लिए आवेदन करना चाहती हूं, निम्न श्रेणी के वार्ड में, बिना वेतन के। मानव संसाधन के प्रमुख, लगभग 40 साल के एक व्यक्ति जो आधा चश्मा पहने थे, ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसकी आंखों में एक पूरा अतीत तौल रहे हों। उन्होंने फाइल के कुछ पन्ने पलटे और भौएं से खोड़ी। प्रिया, तुम पहले विभाग की आंतरिक जांच शाखा में काम करती थी, है ना? उसने सिर हिलाया और बिना किसी स्पष्ट कारण के नौकरी छोड़ दी। ना कोई शिकायत, ना कोई अपील। हां, वो व्यक्ति झिझका, फिर अपनी आवाज धीमी की। तुम जानती हो ये विभाग कितना गोपनीय है। तुम्हारे जैसे रिकॉर्ड के साथ तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हें वापस रखेगा? वे अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हारे हर काम पर नजर रखेंगे। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। उसके गोद में रखे हाथ कस गए। उसने एक सांस ली और ऐसी आवाज में कहा जिसमें कोई विनती नहीं थी, मैं यहां माफी मांगने नहीं आई हूं, मैं फिर से शुरू करने आई हूं। ये सरल सा वाक्य उस विभाग प्रमुख की यादों में एक सुई की तरह चुभ गया। उन्होंने मुंह बनाया, कुछ और पन्ने पलटे और पूछा, तुम्हारी गारंटी कौन ले रहा है? प्रिया रुक गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। कांच के दरवाजे के पीछे से एक परछाई चुपचाप अंदर देख रही थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके वहां होने की उसने उम्मीद नहीं की थी। राजेश। दोनों की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं, कोई सिर हिलाना नहीं, बस एक पल जो गुजर गया, लेकिन दबी हुई सोच और अफसोस से भरा हुआ था, जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था। प्रिया वापस मुड़ी, विभाग प्रमुख के सामने थोड़ा झुकी। मैं जानती हूं कि इस जगह के लिए मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं फिर से शुरू करना चाहती हूं, भले ही एक गलियारा साफ करने वाली के रूप में।
उन मरीजों की देखभाल करने वाली के रूप में जिन्हें कोई नहीं अपनाता। अगर गारंटी के हस्ताक्षर की जरूरत है तो मैं ढूंढ लूंगी। फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। हाथ में एक अधूरा आवेदन पत्र था। राजेश अभी भी वहीं खड़ा था। वो उसके सामने रुकी। खाली पुष्टि वाले हिस्से के साथ फॉर्म आगे बढ़ाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन कांटेदार थी। मैं तुमसे यहां अपना नाम लिखने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी बहुत बड़ी कर्जदार रहूंगी। राजेश ने कागज को देखा और फिर उसकी आंखों में कुछ दर्द था। एक हस्ताक्षर के बोझ का नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ एक नौकरी का आवेदन नहीं था। ये एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में वापसी का टिकट था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। लेकिन उस पल में जो अनकहा रह गया था, उसने उन दोनों को किसी भी लंबे स्पष्टीकरण से बेहतर समझा दिया था। उस शाम राजेश अपने कमरे में लौटा। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठा, रिया द्वारा दी गई फाइल में हर शब्द को पढ़ रहा था। चिकित्सा की सूखी भाषा जिसमें लिखा था गंभीर अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, 7वें महीने में बच्चे का गर्भपात, मनोवैज्ञानिक कारणों से छुट्टी का अनुरोध। हर पंक्ति उसके दिल में एक और घाव कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस जैसे कठोर विभाग में मजबूती से खड़ी रहने वाली महिला को इतना कुछ सहना पड़ा था। बच्चे को खोना, फिर करियर, और जब कोई साथ नहीं था तो वही महिला थी जिसने बेहोशी के बाद उससे पहला सवाल पूछा था, तुमने मेरी मदद क्यों की? राजेश खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन वो एक बात अच्छी तरह से जानता था। अगर उस दिन वो बारिश में मुंह मोड़ लेता तो शायद आज प्रिया नहीं होती, और अगर आज वो उस कागज पर हस्ताक्षर नहीं करता तो शायद कल कोई भी अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की हिम्मत नहीं करता। उसने पेन निकाला और धीरे धीरे स्पष्ट रूप से लिखा, गारंटर राजेश, सुरक्षा कर्मचारी अस्पताल। एक छोटा सा नाम लाखों लोगों के बीच, लेकिन कभी कभी यही छोटे नाम वो काम करने की हिम्मत करते हैं जो बड़े लोग नहीं कर पाते। एक उदास शाम, आसमान जैसे मातम मना रहा हो। दूर कहीं बिजली कड़क रही थी। राजेश प्रिया को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमावदार गलियों से गुजर रहा था। हवा में नमी थी जो उसके कपड़ों में घुस रही थी और पीछे बैठी लड़की को कंपा रही थी। एक पुरानी सी चौल के सामने रुककर राजेश ने धीरे से कहा, पहुंच गए। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। चौल एक गहरी गली के आखिर में चुपचाप खड़ी थी। दीवारों पर हरी काई जमी थी, लकड़ी की दीवारें मुड़ी हुई थीं और दरारें समय के निशान की तरह फैली हुई थीं। सीलन और रसोई के धुएं की गंध हवा में मिली हुई थी जो मन को भारी कर रही थी। मकान मालकिन, एक दुबली पतली औरत जिसके बाल ज्यादातर सफेद थे, सामने की मेज साफ कर रही थी। आवाज सुनकर मुड़ी। पहले तो उसने अजनबी समझकर डांटने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने प्रिया को देखा वो वहीं जम गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके कांपते हाथों से गीला कपड़ा सीमेंट के फर्श पर गिर गया। हे भगवान, तुम प्रिया हो? प्रिया, तुम जिंदा हो? वो प्रिया से ऐसे लिपट गई जैसे डर हो कि वो हवा में गायब हो जाएगी। प्रिया अकड़ गई। फिर धीरे धीरे उसने भी उसे गले लगा लिया। बूढ़ी औरत सिसक रही थी। उस दिन लोगों ने कहा कि तुम मर गई हो। मैं हर पूर्णिमा को तुम्हारे लिए अगरबत्ती जलाती थी। मुझे नहीं पता था कि भगवान की इतनी कृपा है। राजेश एक तरफ हटकर चुपचाप देख रहा था। उसके सीने में कुछ घुट रहा था। किसी और की यादों को इस तरह टूटते हुए देखना एक अजीब एहसास था। वे गली के आखिर में एक छोटे से कमरे में गए, जो कभी प्रिया और उसकी मां का घर हुआ करता था। समय बीतने के बावजूद सब कुछ वैसा ही था। घिसी हुई चटाई, टूटी हुई अलमारी का कोना और दीवार पर एक पुराना मिट्टी का दिया अभी भी तिरछा लटक रहा था। प्रिया पास गई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे जब उसने दिए की बाती को ठीक किया, बचा हुआ तेल डाला और आग जलाई। लौ धीरे धीरे जली। एक बूढ़े व्यक्ति की सांस की तरह टिमटिमा रही थी। नारंगी पीली रोशनी ने दोनों की परछाइयों को दीवार पर लंबा कर दिया, जैसे यादों की एक धारा पीछे की ओर बह रही हो। मकान मालकिन पीछे खड़ी होकर धीरे से मुस्कुराई। उस समय जब भी तुम ड्यूटी से देर से लौटती थी, तुम ये दिया जलाकर तकिए से लिपटकर रोती थी। मैं पूछती तो तुम बस सिर हिला देती।
कहती थीं कि दिया रोशनी के लिए नहीं है, बल्कि ये जानने के लिए है कि तुम अभी भी सांस ले रही हो। मुझे वो बात हमेशा याद रहती है। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ये दिया मेरी माँ ने दिया था। उन्होंने कहा था, एक औरत के दिल में बस एक लौ की जरूरत होती है। चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, अंधेरे से गुजरने के लिए काफी है। राजेश टूटी हुई दीवार से सटकर बैठ गया। उसने उसे देखा, एक ऐसी महिला के रूप में नहीं जो कभी मजबूत थी, जो कभी टूट गई थी, बल्कि एक ऐसे दिए के रूप में जो अपनी लौ को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम कभी शुरू से शुरू करना चाहती थीं? उसने धीरे से पूछा। प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बैठ गई, दिए पर लगे खरोच को सहलाया और फिर बोली, हाँ, एक समय था जब मैं चाहती थी, काश मैं कभी पुलिस में ना होती। काश मैं एक साधारण इंसान होती, पढ़ाती या कुछ बेचती, तो मैंने अपना बच्चा ना खोया होता और ना ही मेरी माँ को रो रो कर अपनी आवाज गंवानी पड़ती। राजेश ने जवाब नहीं दिया, बस दूर से आती बिजली की गड़गड़ाहट जैसे उसकी बात से सहमत हो। अचानक धड़ाम की एक जोरदार आवाज आई बाहर दरवाजे पर, फिर तुरंत ही एक पत्थर लकड़ी के दरवाजे से टकराया। एक अजनबी मर्द की विशेष और नफरत भरी आवाज आई, ये मत सोचो कि कपड़े बदलने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। यहां से दफा हो जाओ। मकान मालकिन डरकर अंदर छिप गई। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो उठकर बाहर जाने लगी, लेकिन राजेश तेजी से आगे बढ़ा और उसे रोक लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। इस कहानी की शुरुआत से पहली बार वो अब एक खामोश गार्ड नहीं था। इस समय राजेश एक मजबूत ढाल की तरह था जो तूफान के सामने खड़ा था। वो जोर से चिल्लाया, यहाँ किसी का तुम पर कोई कर्ज नहीं है, जो भी कहना है अंदर आकर सलीके से कहो। बाहर कदमों की आहट धीरे धीरे दूर हो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। छोटे से कमरे में हवा के झोंके से मिट्टी का दिया गिर गया था। लौ टिमटिमा रही थी और लगभग बुझने वाली थी। राजेश तेजी से आगे बढ़ा, उसे उठाया और अपनी गर्म हथेली से उसे ढक लिया। लौ फिर से स्थिर हो गई, कमजोर रूप से चमक रही थी, लेकिन इतनी कि कमरे में सब एक दूसरे को देख सकें। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं इस लौ को बुझने नहीं दूंगा। प्रिया ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका हाथ कुर्सी के उस हिस्से पर था जहां उसकी मां कभी बैठती थी और उसे सिखाती थी कि अगर तुम्हारे पास रोशनी है तो अतीत से कभी मत डरो। उस रात चौल से निकलने से पहले राजेश ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दिया अभी भी दीवार पर जल रहा था और बारिश की ठंडी नमी के बीच एक बहुत ही अजीब एहसास था, जैसे अतीत और वर्तमान एक हो गए हों। बिना कुछ कहे राजेश जानता था कि आज रात से वो सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेगा। दोपहर में जब सुरक्षा गार्ड के कमरे की छोटी खिड़की से तेज धूप आ रही थी, राजेश वहीं बैठा था। उसने मेज पर हाथ टिका रखा था। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। छत का पंखा खड़खड़ाहट के साथ घूम रहा था, लेकिन वो उस उमस और भारीपन को दूर नहीं कर पा रहा था जो उसके मन में छाया हुआ था। उसने अभी अभी रात की शिफ्ट खत्म की थी। नींद की कमी से उसका शरीर अभी भी थका हुआ था। उसके पैर भारी लग रहे थे, लेकिन रिया से मिलने के बाद से उसका दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसे एक ऐसे बवंडर में खींच रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। अचानक दरवाजे के नीचे से कागज की सरसराहट की आवाज आई। राजेश ने नीचे देखा। एक फीके भूरे रंग का लिफाफा जल्दबाजी में अंदर डाला गया था। भेजने वाले का नाम नहीं था, बस कोने में कांपते हाथों से 3 शब्द लिखे थे, राजेश के लिए। उसने उसे उठाया, इधर उधर पलटा, एक पल झिझका और फिर उसे खोला। अंदर पीले पड़ चुके पुराने कागजों का एक बंडल था, लेकिन अक्षर अभी भी साफ थे। पहली पंक्ति ने उसे कंपा दिया। फाइल नंबर 14, गोपनीय आंतरिक दस्तावेज। इसके साथ ही लाल पेन से एक अजीब लेकिन ठंडा नोट लिखा था। अगर वो जिंदा रही तो पीछे वाले को गायब होना होगा। राजेश ने एक एक पन्ना पलटा। ये 2 साल पहले की आंतरिक जांच की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियां थीं। प्रिया का नाम वरिष्ठ अधिकारी की अनधिकृत जांच के साथ उल्लेख किया गया था और अप्रत्यक्ष अनुशासनात्मक कार्रवाई को मोटे अक्षरों में रेखांकित किया गया था। राजेश की पीठ पर पसीना बहने लगा। गर्मी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता था कि ये कोई मजाक नहीं है। उसने सब कुछ वापस लिफाफे में डाला।
सुरक्षा कक्ष से बाहर निकला और सीधे उस गलियारे की ओर चल पड़ा जहां प्रिया एक वार्ड के पास मेज साफ कर रही थी। क्या तुम शांत रह सकती हो? राजेश ने पास आते ही पूछा। प्रिया ने आश्चर्य से ऊपर देखा। क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया, बस लिफाफा निकालकर स्टेनलेस स्टील की मेज पर रख दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा। प्रिया ने जब उसे खोला तो वो शांत हो गई। उसने बस एक नजर डाली और फिर उसे बंद कर दिया। उसके हाथ कस गए। उसके चेहरे पर डर तो नहीं था, लेकिन कुछ दर्द जैसा था। जैसे उन चीजों को एक बार फिर से दबा दिया गया हो जिन्हें वो दफन मान चुकी थी। राजेश ने धीमी आवाज में पूछा, क्या यही वो चीज है जिसने तुम्हें मरने पर मजबूर कर दिया था? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसका कांपता हुआ हाथ मेज के किनारे पर रखा था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। पकड़े जाने के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मैं अकेली रह गई हूं। माहौल जैसे जम गया था। बाहर गर्मी की शुरुआत में झींगरों की आवाज शुरू हो गई थी, जो दोनों के दिलों की खामोशी के बिल्कुल विपरीत थी। राजेश कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। उसने उसे देखा। वो महिला जो कभी अपने पेशे में दृढ़ थी, जो जीवन और मृत्यु से गुजरी थी, अब एक टूटे हुए धान के पौधे की तरह थी, जो हर तूफान के बाद उठने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटी चाबी निकाली, जो अक्सर कार्यालयों के लोहे के लॉकरों के लिए इस्तेमाल होती है। उसने उसे राजेश के हाथ में रख दिया। उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। एक जगह है जहां तुम्हें जाना चाहिए, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। वो जगह तुम्हें मेरी कहानी, फाइल की कहानी और ये भी बताएगी कि मैं अभी तक क्यों जिंदा हूं। राजेश ने चाबी ले ली। उसकी उंगलियां चाबी के चारों ओर कस गईं। यद्यपि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। अब वो पीछे हटने वाली खामोश नजर नहीं थी, बल्कि एक जागृति थी, जैसे कि इतने सालों तक केवल जीवन को चुपचाप गुजरते देखने के बाद पहली बार वो धारा के बीच में कदम रख रहा था। शाम अस्पताल की छतों पर धीरे धीरे ढल रही थी। तिरछी रोशनी कांच की खिड़कियों से छनकर फर्श पर धुंधले धब्बे बना रही थी। राजेश वापस सुरक्षा कक्ष में चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसने सुना कि वो पीछे से धीरे से कह रही है, राजेश, उस दिन मुझे उठाने के लिए और आज भी मुझसे मुंह ना मोड़ने के लिए धन्यवाद। उसने जवाब नहीं दिया, ना ही सिर हिलाया, लेकिन उसकी जेब में उसका हाथ चाबी को कसकर पकड़े हुए था। जैसे वो धीरे धीरे सामने आ रही इस उलझन के बीच एक पतले धागे को पकड़े हुए हो। दस्तावेजों को संग्रहित करने वाला पुराना दरवाजा शायद किसी के खोलने का इंतजार कर रहा था। देर शाम जब नारंगी पीली धूप जंग लगी टिन की छतों के पीछे से धीरे धीरे हट रही थी, राजेश उस जंग लगे दरवाजे के सामने खड़ा था, जो पुराने गोदाम के पीछे छिपा हुआ था। फीके पड़े बोर्ड पर केवल 3 शब्द धुंधले दिखाई दे रहे थे, आंतरिक अभिलेखागार। धूल इतनी मोटी थी कि हल्के से छूने पर भी धुंध की तरह उड़ जाती थी। प्रिया उसके पीछे खड़ी थी। उसने एक पतला रेनकोट पहन रखा था। वो उस दरवाजे को ऐसे देख रही थी जैसे वो अपनी यादों के उस हिस्से को देख रही हो जिसे वो भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसे उसका सामना करना ही पड़ा। राजेश को जो चाबी मिली थी वो उसकी हथेली में थी, ठंडी और सामान्य से भारी। उसने उसे ताले में डाला और एक हल्की खट की आवाज के साथ घुमाया। दरवाजा एक लंबी चरमराती आवाज के साथ खुला, जैसे ये जगह भी अपनी आवाज भूल गई हो। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था, जिसमें केवल एक लोहे की जाली वाली खिड़की थी, जिससे थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। लकड़ी का फर्श हर कदम पर चरमरा रहा था और कोनों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। सीलन की गंध सीधे नाक में चढ़ी, जिससे दोनों एक पल के लिए रुक गए। राजेश ने टॉर्च जलाई और चारों ओर घुमाया। लोहे की अलमारियों पर दस्तावेजों के ढेर लगे थे। कई जगह वे गिर गए थे। दस्तावेज ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने उन्हें खंगाला हो। लेकिन इस अव्यवस्था के बीच एक पुराना गत्ते का डिब्बा जो रस्सी से बंधा हुआ था, अभी भी बरकरार था, जिसपे नीले स्याही वाले पेन से टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में एक लेबल लगा था, फाइल नंबर 14, आंतरिक निपटान 2022। प्रिया आगे बढ़ी। रस्सी खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा पहले की तरह कठोर नहीं था, बल्कि अजीब तरह से तनावपूर्ण हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और राजेश को सिर हिलाया। तुम खोलो। राजेश ने सावधानी से अंदर के कागजों को पलटा। सबसे पहले आंतरिक वेतन सूची थी, जिसमें कई असामान्य भुगतान थे। पाने वाले का नाम धुंधला था, लेकिन एक नाम अभी भी स्पष्ट था, विक्रम सिंह, वित्त प्रमुख। अस्पताल।
इसके बाद एक अस्थायी अग्रिम भुगतान वाउचर था जिस पर प्रिया के हस्ताक्षर थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि नीचे लाल अक्षरों में एक पंक्ति थी, आदेशानुसार प्रमाणित। प्रिया चौंक गई। मैंने कभी किसी अस्थायी अग्रिम भुगतान वाउचर पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसने लाल अक्षरों की ओर इशारा किया। उसके हाथ कस गए। और मैंने कभी किसी के आदेश पर कुछ भी प्रमाणित नहीं किया। राजेश ने आगे पलटा। एक स्टेपल किए गए बंडल में एक अधूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट थी। निष्कर्ष को काट दिया गया था, लेकिन बगल में एक गोल मुहर और लाल पेन से एक नोट था। पर्याप्त वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के अभाव में कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित। सबूत पर्याप्त नहीं थे या वे नहीं चाहते थे कि वे पर्याप्त हों। राजेश ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें हर शब्द पर टिकी थीं। अचानक बाहर एक जोरदार आवाज हुई, लोहे के भारी दरवाजे को धीरे से धकेलने की धड़ाम की आवाज। दोनों रुक गए। राजेश ने टॉर्च बंद कर दी। प्रिया को धीरे से एक लोहे की रैक के पीछे खींच लिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाहर दबे पांव की आवाज आई, जैसे कोई गीले सीमेंट के फर्श पर फिसल गया हो। प्रिया ने राजेश की आस्तीन कसकर पकड़ ली। उसने फुसफुसाया, ये नहीं हो सकता। इस जगह की चाबी सिर्फ मेरे और एक और व्यक्ति के पास है, लेकिन वो व्यक्ति मर चुका है। राजेश ने चुप रहने का इशारा किया। दरवाजे को खींचने की आवाज बंद हो गई और फिर सन्नाटा छा गया, एक भयानक सन्नाटा। फिर कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। साथ में एक सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई जा रहा हो लेकिन फिर भी पीछे मुड़कर देख रहा हो। दोनों कुछ मिनट तक उस स्थिति में रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई नहीं है, तो राजेश बाहर निकला और उस दरवाजे को देखा जो अभी अभी थोड़ा खुला था। हैंडल पर पानी की एक बूंद थी, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर गीला हाथ रखा हो। वो वापस मुड़ा और धीरे से बोला, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रिया ने उसे देखा। इस बार उसकी आंखें पहले की तरह कांप नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो अपने मन में मर चुका था और किसी और के विश्वास के कारण फिर से जीवित हो गया था। ये फाइल सिर्फ मेरी नौकरी जाने का कारण नहीं बनी, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी हो गई। इसने एक व्यक्ति की जान ले ली, क्योंकि उसने बहुत गहराई से जांच की थी और मैं अकेली जीवित बची हूं। राजेश ने और कुछ नहीं पूछा। उसने बस दस्तावेजों के बंडल को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो अपने हाथ में एक सुलगती हुई आग को पकड़े हुए हो। बाहर अंधेरा होने लगा था। हल्की बारिश फिर से होने लगी थी। और धुंधली शाम की रोशनी में दो लोग, एक जिसे दरकिनार कर दिया गया था, एक जिसने चुप रहना चुना था, अब उस जगह पर कदम रख रहे थे जहां रोशनी बुझने वाली थी, ताकि इस बार वे खुद उसे फिर से जला सके। बारिश फिर से शुरू हो गई। सुरक्षा गार्डों की कतार वाली छतों पर, टिन की छतों पर गिरती बूंदें एक परिचित और संदिग्ध ध्वनि पैदा कर रही थीं। देर रात की खामोशी में हर आवाज दोगुनी गूंज रही थी। राजेश दराज में अस्थायी रूप से रखे गए दस्तावेजों के ढेर की जांच करने के लिए झुका ही था कि अचानक उसने ऊपर देखा और प्रिया की नजर छोटी सी कांच की खिड़की पर टिकी हुई थी। सहज रूप से उसने प्रशासनिक भवन के तीसरे तल की ओर मुड़कर देखा, जहां इस समय आमतौर पर कोई नहीं जाता था। रेलिंग के पीछे एक परछाई छिपी हुई थी। लंबा पतला शरीर, डॉक्टर की वर्दी जैसा सफेद कोट। यार्ड के लैंप पोस्ट से तिरछी रोशनी उस छवि को और भी धुंधला और ठंडा बना रही थी। कोई हमें देख रहा है, राजेश ने फुसफुसाया। उसका हाथ दरवाजे के चटकनी पर था। प्रिया उछलकर खड़ी हो गई और उसके पीछे गलियारे में चली गई। हल्की बारिश में खाली यार्ड में हर कदम की आवाज गूंज रही थी। राजेश ने फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब बालकनी खाली थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। दोनों तेजी से तीसरे तल पर गए। प्रशासनिक क्षेत्र का दरवाजा बंद था, लेकिन एक अजीब गीला निशान गलियारे में बिजली के बक्से के पास तक जा रहा था। बक्से के ढक्कन का एक छोटा सा कोना मुड़ा हुआ था। राजेश ने उसे सावधानी से हटाया और प्लास्टिक के पैनल के पीछे एक काले रंग की यूएसबी थी जो पतली टेप से चिपकी हुई थी। प्रिया ने सांस रोककर देखा। राजेश ने उसे अपनी जेब में डाला और वापस कमरे में चलने का इशारा किया। सुरक्षा कक्ष का पुराना कंप्यूटर धीरे धीरे शुरू हुआ। जब स्क्रीन साफ हो गई तो राजेश ने यूएसबी पर एकमात्र फोल्डर खोला, 1412। अंदर 4 मिनट से ज्यादा लंबी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। शुरुआत में खड़खड़ाहट की आवाज ने दोनों की सांसें रोक दी। फिर एक आदमी की गहरी साफ आवाज आई, उस लड़की का मामला हल्के में निपटाओ, उसे निजी कारणों से अस्थायी रूप से छुट्टी दे दो, लेकिन अगर वो कुछ बोलती है, उसे कोने में चुपचाप बैठा दो। उसके पास आत्मसम्मान के अलावा कुछ भी नहीं है, और अगर वो मुंह खोलती है
तो सबसे पहले तुम फंसोगे। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कसकर बंद हो गए। उसके हाथ ने मेज का किनारा इतनी जोर से पकड़ लिया कि वो सफेद हो गया। राजेश स्थिर बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। वो आवाज स्पष्ट रूप से विक्रम सिंह की थी, जो कभी फाइल नंबर 14 में वित्त प्रमुख थे और अब विभाग के उपनिदेशक थे। तो शुरू से ही तुम्हें दबाया जा रहा था। कोई गलती नहीं थी, उसने धीरे से कहा। प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया नहीं, बस हाथ में पकड़े रही और फिर वापस रख दिया। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे सालों के अन्याय को बाहर निकाल रही हो, जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। क्या तुम जानते हो, उसने धीरे धीरे कहा, सबसे दर्दनाक बात नौकरी खोना नहीं है, बल्कि अपने ही पुराने सहकर्मियों द्वारा संदेह की नजरों से देखा जाना और फिर मुंह फेर लेना है, जैसे मैं कोई गंदी चीज हूं। राजेश ने उसे देखा। वो चेहरा जो कभी कठोर लगता था, अब आंखों के कोनों से टूट रहा था, और वो समझ गया कि वही महिला जो कभी आदर्शों वाली एक अधिकारी थी, उसे उसी माहौल ने गिरा दिया था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। तो अब क्या करने का इरादा है? उसने पूछा। प्रिया ने ऊपर देखा और धीरे से जवाब दिया, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करना चाहती हूं, लेकिन अगर ऐसा किया तो सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी इसमें फंस जाओगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया। बारिश अभी भी धूल की तरह हल्की हो रही थी। बाहर पेड़ की छाया हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। थोड़ी देर बाद वो वापस मुड़ा। उसकी नजरें दृढ़ थीं। अगर सच किसी को बचा सकता है तो मुझे कीचड़ में फंसने से कोई परहेज नहीं है। वो उदासी से मुस्कुराई। उसकी आंखें बारिश के पानी की तरह चमक रही थीं। कई सालों में पहली बार मुझे विश्वास है कि कोई ये बात दिखावे के लिए नहीं कह रहा है। उस रात देर से अपने कमरे में लौटने के बावजूद राजेश सो नहीं सका। वो पतले गद्दे पर करवट लिए लेटा रहा, टपकती छत से पानी की आवाज सुनता रहा। उसके पिता की सालों पुरानी बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। ईमानदार लोगों पर आसानी से नजर रखी जाती है, लेकिन अगर तुम सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं करते तो तुम हमेशा खामोशी में जियोगे। उसने आंखें बंद कर लीं और अगली सुबह, जब अभी तो भोर ही हुई थी, वो यूएसबी एक लिफाफे में उस जगह भेज दी गई थी जहां वो जानता था कि इससे तहलका मच जाएगा। आसमान में बादल छाए हुए थे। ना धूप थी और ना ही बारिश। राजेश अकेले साइकिल चलाकर नदी के किनारे के कब्रिस्तान में गया, जहां कुछ घास के टीले और साधारण कब्रें खामोशी में एक दूसरे के साथ सटी हुई थीं। उसने एक पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी की। हाथ में सफेद गुलदाउदी का गुलदस्ता था। उसके कीचड़ भरे जूते संकरे मिट्टी के रास्ते पर चल रहे थे, जहां हर जगह पेड़ की जड़ें उभरी हुई थीं। जंगली घास कब्र के पत्थर पर भी उगाई थी। नीले पत्थर की कब्र पर खुदे अक्षर समय के साथ धुंधले पड़ गए थे। लेखाराम, एक ईमानदार सुरक्षा गार्ड। जो अन्याय में मरा। राजेश घुटनों के बल बैठ गया, अपनी कोहनी घुटनों पर टिकाकर। उसने उन शब्दों को घूर कर देखा। 7 साल हो गए पापा, उसने धीरे से कहा। पहली बार मुझे लग रहा है कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं आपके सामने बिना शर्मिंदा हुए खड़ा हो सकूं। सूखी घास के झुरमुटों से हल्की हवा गुजरी, जिससे सरसराहट और नम मिट्टी की गंध आई। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट जलाई, लेकिन जैसे ही होंठों तक लाया, उसने उसे नीचे कर दिया। उसकी आंखें खुद पर शक कर रही थीं। पापा को सिगरेट की गंध पसंद नहीं थी, मुझे याद है। वो फीकी हंसी हंसा। कई सालों से राजेश उस दिन को नहीं भूल पाया था जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। उसकी मां ने तब कहा था कि ये एक पेशेवर दुर्घटना थी, लेकिन कुछ समय बाद एक बार नशे में उन्होंने रोते हुए बताया कि तुम्हारे पिता ने कोई फाइल रखी थी और फिर उन पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। पूरे अस्पताल ने उनसे मुंह मोड़ लिया। तुम्हारे पिता ने चुप रहना चुना। उस समय राजेश केवल 18 साल का था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई पूछताछ नहीं की। बस उसे अपने पिता से आखिरी मुलाकात याद थी। उन्होंने कहा था, कभी कभी हम ये साबित नहीं कर सकते कि हम सही हैं, लेकिन हमें फिर भी सही काम करना पड़ता है। राजेश चुपचाप बैठा रहा। अनजाने में कब्र के चारों ओर घास साफ करने लगा तो उसे कब्र के पैर के पास नरम मिट्टी के नीचे कुछ कठोर महसूस हुआ। उसने घास हटाई, खोदा तो एक पुराना भूरा कपड़े का पैकेट सामने आया जिस पर धूल जमी थी।
कपड़ा सीलन से भरा था। उसने पैकेट खोला। अंदर एक छोटा पुराना मेमोरी कार्ड था जो नायलॉन और सिल्वर फॉइल में सावधानी से लपेटा हुआ था। उसने मेमोरी कार्ड को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी को नहीं पता था कि पिता ने यहां कुछ छिपाया था, और अगर छिपाया था तो उन्होंने शायद ये अनुमान लगा लिया था कि एक दिन उनका बेटा यहां आएगा। उस दोपहर राजेश कब्रिस्तान से कुछ गलियां दूर एक पुराने इंटरनेट कैफे में अकेला बैठा था। उसने मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में लगाया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं, जो एक अकेली फाइल GEC 2300 को लोड कर रही थी। ये एक धुंधला वीडियो था जो केवल 1 मिनट से ज्यादा का था। तस्वीरें एक छिपे हुए कैमरे से ली गई थीं जो कमरे के कोने में लगा था। काली सफेद स्क्रीन पर 2 परछाइयां दिखाई दीं। एक आदमी सुरक्षा गार्ड की वर्दी में था जो उसके पिता थे, और एक दुबली पतली महिला जिसके बाल पीछे बंधे थे ने एक लंबा कोट पहना हुआ था। यद्यपि तस्वीर धुंधली थी, लेकिन वो चेहरा युवा प्रिया जैसा ही था। दोनों एक छोटे से स्टोर रूम में एक दूसरे के सामने खड़े थे। महिला ने एक पीले रंग की फाइल दी और कुछ फुसफुसाया। उसके पिता ने सिर हिलाया, अलमारी से एक कागज का बंडल निकाला और उसे दे दिया। जाने से पहले वो गहराई से झुकी और फिर अंधेरे में चली गई। स्क्रीन बंद हो गई। राजेश चुपचाप बैठा रहा। शाम को वो सुरक्षा कक्ष में गया। प्रिया एक किताब पढ़ रही थी। उसे देखकर उसने बस सिर उठाया। मैंने अभी अभी एक पुराना वीडियो देखा, राजेश ने शुरू किया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। उसमें मेरे पिता थे और तुम्हें उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। प्रिया चौंक गई। उसकी आंखों में हल्की सी हलचल हुई। उसने फुसफुसाया। किसी ने मेरी फाइल छिपाने में मदद की थी, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। उस समय मुझ पर नजर रखी जा रही थी। मुझे कार्ड की मदद लेनी पड़ी जिसे मैं नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस मेमोरी कार्ड मेज पर रख दिया और बगल में बैठ गया। खिड़की से हल्की हवा आई जिससे पर्दा धीरे धीरे हिलने लगा। हर किसी के मरने का एक तरीका होता है, उसने कर्कश आवाज में कहा। मेरे पिता ने खामोशी में मरना चुना, लेकिन मैं नहीं। वो मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारे पिता थे तो मैं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, राजेश ने बात काटी। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। तुम भी मेरे पिता की तरह हो। दोनों ही उस चीज पर विश्वास करते हो जिसे सच कहते हैं, वो चीज जो लोगों को दुख देती है लेकिन वे उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। उस रात वो फिर से कब्रिस्तान गया। ना फूल ना अगरबत्ती, बस एक आदमी जो ठंडे पत्थर की कब्र के सामने अंधेरे में खड़ा था। पापा, मैं समझ गया। आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं एक सार्थक जीवन जीऊं। हवा बिना किसी जवाब के बहती रही। लेकिन राजेश ने अपने दिल में एक आग को जलते हुए महसूस किया। उस दोपहर जब अस्पताल के पीछे के यार्ड में पेड़ों की पत्तियों से कुछ दुर्लभ सूरज की किरणें छनकर आ रही थीं, प्रिया खाली गलियारे से धीरे धीरे गुजरी। उसके हाथ में एक अजीब लिफाफा था जिस पर कोई नाम, कोई पता नहीं था। बस एक सफेद कागज पर एक ही पंक्ति छपी थी, आखिरी बार वहीं मिलो जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जानती थी कि वो जगह कहाँ है। पिछला यार्ड, अस्पताल का वो कोना जो कभी नर्सों का अड्डा हुआ करता था, जहां कभी एक छोटा सा चाय का कमरा था जिसमें पुरानी कुर्सियां थीं, और जहां उसे 1 साल पहले एक शाम अचानक बुलाया गया था और फिर वो खामोशी में विभाग से गायब हो गई थी। राजेश उसके पीछे चल रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं पूछा। उसकी आंखें सामान्य से ज्यादा तेज थीं, जैसे वो किसी अनहोनी का अंदाजा लगा रहा हो। दोनों की परछाइयां फटी पुरानी सीमेंट की जमीन पर लंबी हो रही थीं, जिस पर पुरानी काय के धब्बे थे। हवा सूखी पत्तियों को उड़ा रही थी जो गोल गोल घूमकर एक घिसी हुई पत्थर की बेंच के पास रुक गईं। उस भूरे रंग की पत्थर की बेंच पर, जिसकी पीठ पर पेंट उखड़ गया था, एक आदमी पहले से ही बैठा था। उसने एक ग्रे शर्ट पहनी थी, हाथ घुटनों पर रखे थे और आंखें सीधे सामने के पेड़ की ओर थीं, जैसे वो कुछ पुरानी बात याद कर रहा हो। जब प्रिया पहुंची तो वो खड़ा नहीं हुआ, बस धीरे से सिर उठाया। उसकी गहरी आवाज आई, नमस्ते मिस प्रिया। यह नाम केवल विभाग की फाइलों और कई साल पहले के आंतरिक दस्तावेजों में मौजूद था। वो रुक गई। उसकी आंखों में एक पल की हलचल हुई, लेकिन फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसने शतरंज के खेल को स्वीकार कर लिया हो। तुमने ही पत्र भेजा था? उसने पूछा। वो हंसा, एक बहुत ही फीकी मुस्कान।
जैसे वो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करने का आदी हो। तुम पहले की तरह ही होशियार हो, हमेशा एक फालतू सवाल पूछती हो। उसने जवाब नहीं दिया। हवा फिर से चली, जिसमें पिछली रात की बारिश की थोड़ी नमी थी। उखड़े हुए पेंट वाली पत्थर की बेंचें खामोश पड़ी थीं। दो ऐसे लोगों की बातचीत की गवाह थीं जो कभी एक ही सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन अब दो अलग अलग मोर्चों पर थे। तुम यहां इसीलिए आई हो क्योंकि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सब कुछ बदल सकती हो? उसने पूछा, अपने हाथ में एक धातु के पेन को घुमाते हुए। नहीं, उसने जवाब दिया, आंखें सीधी। मैं यहां ये बताने आई हूं कि मैं अभी भी जिंदा हूं और मैं अब चुप नहीं रहूंगी। उस आदमी ने सिर हिलाया, जैसे उसे इस जवाब का अंदाजा था। उसने अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला और उनके बीच पत्थर की मेज पर रख दिया। अंदर सम्मान की बहाली, पुनर्नियुक्ति और उसकी मां के अस्पताल के बिलों के भुगतान के लिए सहायता का प्रस्ताव था, और अगर जरूरत हो तो सार्वजनिक माफी भी। बस उसे फाइल नंबर 14 के बारे में हमेशा चुप रहने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने थे। राजेश उसके पीछे थोड़ा हिला, लेकिन कुछ नहीं बोला। प्रिया ने लिफाफे को देखा और फिर एक छोटी ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है कि सम्मान को पैसे या पद से बदला जा सकता है? कोई नहीं चाहता कि तुम मरो। उसकी आवाज धीमी हो गई, चाकू की तरह तेज। हम बस चाहते हैं कि तुम बोलना बंद कर दो, और अगर तुम जारी रखती हो तो अगला नंबर तुम्हारा नहीं बल्कि उस गार्ड का होगा। राजेश की आंखें थोड़ी झपकीं। उसके हाथ कस गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। वो समझ गया था कि इस समय बोलने की जरूरत उसे है। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। हवा ने उसके सफेद कोट का पल्लू उड़ा दिया। उसने सामने वाले आदमी को ऐसे देखा जैसे वो एक बुरे अतीत के हिस्से को देख रही हो। उसने लिफाफा उठाया, एक एक पन्ने को फाड़ दिया और फिर टुकड़ों को हवा में उड़ा दिया। कुछ नहीं कहा। वो वापस मुड़ी। जब वो राजेश के पास से गुजरी तो उसने धीरे से फुसफुसाया, आवाज बहुत धीमी, लेकिन हर शब्द साफ था। अब हमें बड़ा खेलना होगा। वापस जाते समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के कदम ज्यादा दृढ़, ज्यादा निर्णायक थे। दूर काले बादल छट चुके थे, लेकिन अंदर की लहरें अभी शुरू ही हुई थीं। उस सुबह सूरज अस्पताल के गेट के सामने पेड़ों की शाखाओं से छन कर आ रहा था और यार्ड पर बिखरी हुई रोशनी की लकीरें बना रहा था। राजेश सुरक्षा गार्ड के कमरे के पीछे छोटे से आराम कक्ष में बैठा था। दीवार पर लगा पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, जिससे एक परिचित खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। मेज पर उसकी मां का सुबह का बनाया हुआ टिफिन था, वही अंडे की करी, पालक का सूप और थोड़ा अचार। हमेशा की तरह राजेश ने ढक्कन खोला। गरम चावल की महक और मिर्च की तीखी गंध ने उसके पेट में हलचल मचा दी। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लेने की सोची, वो सफेद चावल के बीच में रुक गया। एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। कागज प्रिंटेड नहीं था, बस एक छात्र की कॉपी का पन्ना था जिसे सावधानी से मुड़ा गया था। मां की परिचित झुकी हुई लिखावट, बेटा सावधान रहना, मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है। राजेश का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसने कागज को इतनी जोर से पकड़ा कि वो मुड़ गया। कितने समय से मां ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। वो पूरी जिंदगी खामोश रहने वाली महिला थी जो सब कुछ अपने अंदर रखती थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी चिंता अपने रोज के खाने में रखती थी। उसने जल्दी से टिफिन बंद किया, उछलकर खड़ा हुआ और सीधे अस्पताल के यार्ड में चला गया। सूरज चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में ठंडी हवा चल रही थी। शिफ्ट के बाद राजेश चुपचाप उस चौल में गया जहां उसकी मां रहती थी। वो यार्ड साफ कर रही थी। उनकी कमर झुकी हुई थी। उनका छोटा सा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे एक हल्की हवा भी उन्हें उड़ा ले जाएगी। उसे देखकर उन्होंने आंखें उठाईं और ऐसे मुस्कुराईं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कल कोई तुमसे मिलने आया था? उसने पूछा। उसकी आंखें उनके हाथ में झाड़ू पर टिकी थीं। वो एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाया, लेकिन फिर जैसे कुछ याद आया उन्होंने कहा, एक लंबा आदमी था, सफेद शर्ट पहने। वो बस गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। तुम्हारा नाम पूछा और चला गया। उसने तुमसे कुछ कहा मां? मिसेस ट्रांट्रू ने फिर झाड़ू नीचे रख दी और उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि कुछ चीजें हैं जिनमें तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। फिर वो चला गया। सन्नाटा छा गया। बस छत पर चिड़ियों की चहचहाहट थी। मुझे डर लगता है, उसने धीरे से कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पिता की तरह बनो। राजेश ने सुना और उसका दिल बैठ गया।
उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा उठा। वो गुस्सा उस अजनबी पर नहीं था, न ही हालात पर, बल्कि खुद पर था। इस बात पर कि वो अभी भी अपनी मां को डरा रहा था, अभी भी उन्हें चिंता में जीने पर मजबूर कर रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने मुट्ठी भींच ली। मैं वादा करता हूं, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। दोपहर में राजेश अस्पताल लौटा। हवा थोड़ी कम तेज थी, लेकिन माहौल अभी भी गर्म था। उसने प्रिया को ढूंढा और उसे क्लिनिक के रिसेप्शन डेस्क पर कुछ लिखते हुए पाया। क्या तुम खाली हो? थोड़ा बाहर चलो, राजेश ने दृढ़ता से कहा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों को देखकर उसने बस सिर हिलाया। जल्दी से अपना सामान समेटा और उसके पीछे चली गई। वे पीछे के गलियारे में रुके, जहां कम लोग आते जाते थे। तुम्हें कल वाला ग्रे शर्ट वाला आदमी याद है? राजेश ने शुरू किया। प्रिया ने सिर हिलाया। वो मेरी मां से मिलने गया था। राजेश ने अपना बैग कसकर पकड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इन सब में ना पड़ूं। प्रिया चुप रही। वो जानती थी कि इसका क्या मतलब है। पीछे की ताकतें अब सिर्फ उसे निशाना नहीं बना रही थीं। जिंदगी में पहली बार राजेश ने धीरे धीरे कहा, मुझे लग रहा है कि मैं हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। अगर इस बार हम चुप रहे तो शायद हम जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाएंगे। प्रिया ने उसे बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सहानुभूति थी, जैसे वे दोनों एक लंबा सफर तय करके सिर्फ ये कहने के लिए आए हों। उसने सिर हिलाया। तो हम अस्पताल की समिति से शुरू करते हैं। उस रात पुराने आराम कक्ष में दोनों एक साथ बैठे थे। मेज पर वे सभी दस्तावेज, यूएसबी और फाइल की प्रतियां फैली हुई थीं जो उन्होंने इतने समय में इकट्ठी की थीं। हर कागज का टुकड़ा, हर ऑडियो रिकॉर्डिंग अब अलग थलग सबूत नहीं थे, बल्कि एक बड़ी तस्वीर के टुकड़े थे। एक छिपे हुए सच और उन लोगों की कहानी जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपने करियर और यहां तक कि अपनी जान भी दे दी थी। राजेश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप हर लिफाफे पर लेबल लगाया, उन्हें एक बड़ी फाइल में रखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी झिझक या डर नहीं था। प्रिया ने उसे देखा और धीरे से मुस्कुराई। शायद यही वो समय था जब एक खामोश व्यक्ति एक आवाज वाला व्यक्ति बन जाता है। उस दोपहर अस्पताल के पुराने प्रशासनिक भवन में एक आंतरिक बैठक चुपचाप हुई, बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के। समिति का कमरा, जो आमतौर पर केवल चिकित्सा मामलों पर चर्चा के लिए इस्तेमाल होता था, अचानक एक अनाम, बिना पद के पूछताछ का गवाह बन गया, जो पत्थर की तरह भारी था। प्रिया सबसे पहले अंदर आई। उसके हाथ में एक पुराना काला ब्रीफकेस था, जिसके हर हिस्से को सावधानी से रस्सी से बांधा गया था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प देख सकते थे, जिसका कोई वापसी का रास्ता नहीं था। राजेश उसके पीछे था। हाथ में एक मोटी फाइल थी। उन्होंने कुछ भी फैंसी नहीं पहना था, बस दो साधारण लोग थे, लेकिन बैठक कक्ष में उनके हर कदम की आवाज सच्चाई के दरवाजे पर दस्तक की तरह थी। लगभग 10 लोग पहले से ही बैठे थे, जिनमें से ज्यादातर पुराने डॉक्टर, नर्स और 3 पूर्व सदस्य थे जो पहले मानव संसाधन समिति में थे। हर कोई एक अलग कारण से आया था, जिज्ञासा, कर्तव्य, या बस ये जानने के लिए कि क्या होने वाला है। प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। मुझे कुछ मिनट बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर मिन, जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और फिर से एक विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, ने सबसे पहले सिर हिलाया। वो 70 साल के थे, बाल सफेद थे और उनकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा हो। उसने ब्रीफकेस खोला, एक यूएसबी और एक छोटा मेमोरी कार्ड निकाला। इसमें उस समय की आंतरिक बैठक की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसके अलावा वित्तीय रिकॉर्ड की प्रतियां, संशोधित भुगतान वाउचर और जाली हस्ताक्षर वाले घोषणा पत्र हैं। राजेश ने चुपचाप अपना फोन मेज पर रखा, रिकॉर्डिंग और वीडियो मोड चालू कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस हर नजर, हर भौंके सिकुड़न और हर संदेहपूर्ण सिर के झुकाव को ध्यान से देख रहा था। स्क्रीन लगाई गई, लाइट बंद कर दी गई और ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उसे एक कोने में चुपचाप बैठा दो। उसे मुंह मत खोलने दो। रिकॉर्डिंग में पुरुष की आवाज स्पष्ट रूप से विक्रम सिंह की थी, जो अब विभाग के उपनिदेशक थे। किसी ने मुंह बनाया, कोई चुप रहा और किसी ने सिर झुका लिया। इसके बाद दस्तावेजों का मिलान किया गया। हर भुगतान वाउचर, हर वेतन सूची, हर छोटी संख्या जो एक सुई की नोक के बराबर थी, लेकिन एक दशकों पुराने छिपे हुए नेटवर्क को गिराने के लिए काफी थी। डॉक्टर मिन ने कहा,
मैं इस बारे में जानता था, लेकिन उस समय मैं डर गया था। मेरी पत्नी थी, बच्चे थे। मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। कुछ लोग चुप रहे। एक महिला डॉक्टर ने होंठ काटे, खड़ी हुई और फिर बैठ गई। प्रिया ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने बस कहा, मैं भी चुप रही थी, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और मैं जानती हूं कि अगर मैं चुप रही तो मैं अपने अंदर के इंसान को भी खो दूंगी। अचानक एक व्यक्ति, जो कभी प्रशासनिक प्रमुख था, ने धीरे से कहा, उस साल हमने बस विभाग के निर्देशों का पालन किया था। कमरे में माहौल भारी हो गया। लोग जानते थे कि ये सच हो सकता है, लेकिन ये सबसे आसान बहाना भी था। राजेश ने मुट्ठी भींच ली। उसने चारों ओर देखा और फिर एक बड़े डॉक्टर को सिर हिलाया, जो उसके पिता को पहले से जानते थे। उस व्यक्ति ने अपना फोन खोला, एक नंबर डायल किया और फोन किया। हेलो, मुझे लगता है कि आपको यहां आना चाहिए, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। किसी ने उसे नहीं रोका। कुछ देर बाद जब बैठक लगभग समाप्त हो गई तो प्रिया ने धीरे से कहा, हो सकता है कि आप लोग मेरा साथ देने की हिम्मत ना करें, मैं समझती हूं। लेकिन मुझे वादे की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि अगर कोई पूछे तो आप सच बताएं। बस इतना ही। राजेश पहले बाहर निकला, दरवाजा धीरे से खींचा। वो बिना पीछे मुड़े उसके पीछे चली गई। उनके पीछे फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई फोन कर रहा था, कोई कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रहा था, और कोई पहली बार दस्तावेजों को गंभीरता से देख रहा था। लड़ाई अब रोशनी में आ गई थी। ना कोई ढोल, ना कोई बड़े बड़े भाषण, बस वो सच जो बहुत लंबे समय से दफन था। उस दोपहर आसमान में अचानक भूरे बादल छा गए। हवा के ठंडे झोंके ऐसे चल रहे थे जैसे कुछ होने वाला हो। राजेश ने जैसे ही अपनी साइकिल सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकाली, उसे एक परिचित रिमझिम की आवाज सुनाई दी। पुरानी टिन की छत से छज्जे पर गिरती बारिश की आवाज। उसने ऊपर देखा। पहली बूंदें डामर की सड़क पर गिरने लगी थीं और तेजी से पानी की उन लकीरों में बदल गईं जो दिल तोड़ने वाली यादों की तरह थी। प्रिया दूसरे तल के गलियारे में खड़ी थी, यार्ड की ओर देख रही थी। उसके बाल भीगे हुए थे। उसके हाथ में फाइल का बैग इतनी कसकर पकड़ा हुआ था जैसे वो एक भारी अतीत को गले लगाए हुए हो। राजेश बिना कुछ कहे उसके पास गया और अपना पुराना छाता उसके सिर पर कर दिया। वे एक दूसरे के बगल में खड़े रहे, चुपचाप बारिश की आवाज, हवा में पत्तों की सरसराहट और अपने सीने में धीरे धीरे धड़कते दिल की आवाज सुनते रहे। प्रिया ने धीरे से खुद से कहा, फिर से बारिश हो रही है राजेश, ठीक उसी दिन की तरह जब मैं यार्ड में बेहोश हो गई थी। शायद किस्मत ने इस जगह को शुरू करने और खत्म करने के लिए चुना था। राजेश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नरमी थी। अब वो एक सुरक्षा गार्ड की नजर नहीं थी जो एक पूर्व अधिकारी को देख रहा हो, और ना ही दया की नजर थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान था जो एक ऐसे व्यक्ति की उल्टी यात्रा को समझ गया था जिसे समाज के सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया गया था। सीढ़ियों से जूतों की छपछपाहट की आवाज आई। एक युवा व्यक्ति जिसकी शर्ट के बटन खुले थे, बाल बारिश में भीगे थे, पास आया। नमस्ते। प्रिया मैडम। राजेश जी, मैं थिंट हूं, एक सोशल मीडिया पत्रकार। मैं डॉक्टर मिन के बुलावे पर आया हूं। प्रिया थोड़ी रुकी। उसने राजेश की ओर देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अपना चेहरा छिपाने की जरूरत तो नहीं है? उसने आधा मजाक आधा सच में पूछा। नहीं, अगर आप सहमत हैं तो मैं आपकी कहानी रिकॉर्ड करूंगा और तस्वीरों के लिए मैं बैठक से अनुमति ले लूंगा, थिंट ने कहा। हाथ में एक छोटा रिकॉर्डर लेकर पास की पत्थर की मेज पर रख दिया। बारिश अभी भी याद पर लगातार हो रही थी। एक एक करके कहानी, हर विवरण बताया जाने लगा, उसके निलंबन से लेकर छिपे हुए सबूतों, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मेमोरी कार्ड और यहां तक कि राजेश के पिता पर लगे झूठे आरोप की कहानी भी। थिंक ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस सिर हिलाया और सब कुछ नोट कर लिया। राजेश अभी भी पीछे खड़ा था, हाथ बांधे, आंखें सामने के खालीपन को देख रही थीं। लेकिन जब भी प्रिया रुकती या झिझकती, वो एक परछाई की तरह उसके पीछे खड़ा हो जाता, जिससे उसे और हिम्मत मिलती। जब कहानी खत्म हुई तो पत्रकार थिंक कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने बस एक वाक्य कहा, अगर ये सब सच है तो ये सिर्फ एक कदाचार का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो ईमानदार लोगों का गला घोटता है। प्रिया बस मुस्कुराई। मैंने कभी सिस्टम बदलने की उम्मीद नहीं की थी। मैं बस उम्मीद करती हूं कि कम से कम एक व्यक्ति खड़ा हो, अपने लिए नहीं।
उस दोपहर लगातार हो रही बारिश के बीच एक प्रमुख मेडिकल फोरम पर एक लेख सामने आया। शीर्षक छोटा था, अंधेरे से लौटी महिला। उसके नीचे दस्तावेजों, तस्वीरों और अस्पताल की समिति की बैठक की एक श्रृंखला थी। लेख तेजी से फैल गया। विशेषज्ञ समूहों ने इसे साझा किया। लोग अब प्रिया का नाम एक अनुशासित पूर्व अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में ले रहे थे जो सच की तलाश में अपने अतीत का सामना करने की हिम्मत रखती है। 1 घंटे बाद राजेश का फोन बजा। एक अज्ञात नंबर। उसने उठाया। दूसरी तरफ एक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की आवाज आई। नमस्ते राजेश जी। मैं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक का सचिव हूं। कल सुबह आपको और प्रिया मैडम को कुछ पुराने रिकॉर्ड के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया है। राजेश ने गहरी आवाज में कहा। हम वहां होंगे। उसने फोन काट दिया और उसकी ओर मुड़ा। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन दोनों की आंखों में अब कुछ और था। ना कोई कांपना, ना कोई डर, बस एक और बारिश थी जो सब कुछ धो देगी। उस सुबह कई दिनों की उदासी के बाद आसमान जैसे धुल गया था। हल्की धूप खिड़की के शीशे पर जमी ओस को भेद कर स्वास्थ्य विभाग की इमारत के हर कोने में पहुंच रही थी। वही जगह जो कभी किसी की जिंदगी में तूफान की शुरुआत थी। प्रिया धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। हाथ में फाइल का बंडल था। उसका शरीर सीधा था, बाल करीने से बंधे थे, लेकिन आंखों में सालों पुरानी वो बेचैनी नहीं थी। कई सालों में पहली बार वो इस जगह पर एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सम्मानित अतिथि के रूप में लौटी थी। निदेशक का कमरा गलियारे के अंत में था। दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला था, जैसे इंतजार कर रहा हो। मेज पर सम्मान और पद की बहाली का निर्णय पत्र करीने से रखा हुआ था। बगल में एक पतला लिफाफा था, जिस पर उन लोगों के समुदाय से एक सीधा साधा हस्तलिखित नोट था जो कभी चुप थे। विभाग के निदेशक, एक 50 वर्ष से अधिक उम्र के दुबले पतले मोटे चश्मे वाले व्यक्ति, जब वो अंदर आई तो खड़े हो गए। नमस्ते प्रिया मैडम, मैं विभाग और उन लोगों की ओर से जिनमें उस समय पर्याप्त साहस नहीं था, माफी मांगता हूं। प्रिया ने बस धीरे से सिर हिलाया। वो रोई नहीं, लेकिन मेज पर रखे उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की शांति थी जो सबसे गहरी खाई से गुजरा हो। अब वो सब कुछ एक अलग रोशनी में देख रही थी। मैंने फाइल पढ़ ली है। आपको अपना पद, वरिष्ठता और सभी लाभ वापस पाने का अधिकार है, निदेशक ने धीमी आवाज में कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वापस आना चाहती हैं? प्रिया एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली। मैं एक अलग रास्ता चुनना चाहती हूं। मैं अब नेतृत्व के लिए उपयुक्त नहीं हूं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं एक शांत भूमिका में एक ईमानदार व्यक्ति बने रहना चाहती हूं। निदेशक ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में सहानुभूति जैसी कोई चीज चमक रही थी। इस समय इस विभाग को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है प्रिया मैडम। वे लोग जो पद के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए काम करते हैं। कमरे से निकलते समय वो धीरे धीरे चली। हर कदम एक बंद होती याद थी। लंबे गलियारे में राजेश अभी भी इंतजार कर रहा था, दीवार से सट करे, हाथ जेब में, आंखें खामोश। सब ठीक हो गया, उसने कहा। राजेश ने जवाब दिया और कुछ नहीं पूछा। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। धूप पत्थर के फर्श पर लंबी लकीरें बना रही थी। किसी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई अपने दिल में जानता था, एक चक्र पूरा हो गया था। उसी शाम राजेश सुरक्षा कक्ष में लौटा। उसने पुरानी दराज साफ की, संदेशों के टुकड़े, मां के भेजे टिफिन और लगभग खराब हो चुकी टॉर्च को इकट्ठा किया। दराज के कोने में एक गत्ते के डिब्बे में उसे अपने पिता की पुरानी ड्यूटी की किताब मिली। आखिरी पन्ना फीका पड़ गया था, बस कुछ शब्द बचे थे। अगर सही समय पर रुकना जानते हो तो कोई भी अजनबी नहीं है। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सलीकेदार आदमी अंदर आया। राजेश जी, मैं स्वास्थ्य समिति का प्रतिनिधि हूं। हम आपको आंतरिक जांच के सहायक के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। आपके अनुभव, सावधानी और आपके द्वारा दिखाए गए चरित्र के साथ हमें विश्वास है कि आप उपयुक्त हैं। राजेश चौंक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। बड़ा करने की जरूरत ही है, बस जैसे आप जीते आए हैं वैसे ही जीते रहे। वो आदमी मुस्कुराया, सिर हिलाया और चला गया। राजेश पुराने कमरे में चुपचाप खड़ा रहा। दिन की आखिरी धूप छोटी खिड़की से धूल भरी मेज पर पड़ रही थी।
उसने चारों ओर देखा और फिर आखिरी दराज को धीरे धीरे बंद कर दिया, जैसे उसने अपनी जिंदगी के एक पुराने अध्याय को बंद कर दिया हो। जब वो अस्पताल के गेट पर आया तो पेड़ों पर धूप सुनहरी हो गई थी। एक 7-8 साल की बच्ची जिसके 2 चोटी बंधे थे दौड़ कर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा साधारण फूलों की कढ़ाई वाला रुमाल था। उसने राजेश को धीरे से दिया। अंकल, धन्यवाद, आपने उस दिन नर्स आंटी को बचाया था। मेरी माँ कहती हैं कि वो बहुत दुखी रहती थीं। राजेश चौंक गया। बच्ची दौड़कर चली गई और उसे यार्ड के बीच में खड़ा छोड़ गई। उसका दिल अचानक गर्म हो गया। उसने रुमाल खोला। अंदर लाल धागे से एक छोटा सा वाक्य सिला हुआ था। ईमानदार लोगों को भी याद किया जाता है। वो हंसा, कोई जोरदार हंसी नहीं, बस एक ऐसी मुस्कान जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि जिंदगी आखिरकार लोगों को वो लौटा ही देती है जिसके वे हकदार होते हैं। मैंने एक बार माना था कि इस समाज में अच्छे लोगों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन जितना मैं जीता हूँ और राजेश जैसी कहानियों को देखता हूँ, मेरा विश्वास उतना ही मजबूत होता है कि दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस उसे स्पष्ट रूप से देखे जाने के लिए समय चाहिए। हम ये नहीं चुन सकते कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम कैसे जीते हैं। तूफान में सीधे खड़े रहना चुन सकते हैं, बारिश के बीच हाथ बढ़ाना चुन सकते हैं। भले ही कोई आपका नाम न जाने, हो सकता है कि आपके काम को तुरंत मान्यता ना मिले, लेकिन किसी न किसी समय जिंदगी चुपके से आपको धन्यवाद के रूप में एक छोटा सा रुमाल भेजेगी। ईमानदार लोगों को भी याद किया जाता है, चमक से नहीं बल्कि खामोश कामों की रोशनी से। इसलिए यदि आप सही और गलत, लाभ और हानि के बीच भ्रमित हैं तो कृपया खुद को न छोड़ें। दयालुता और ईमानदारी ऐसी चीजें हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कभी असल जिंदगी में राजेश जैसे किसी व्यक्ति से मिले हैं? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में 1 लिखें। आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी मानवीय कहानियां पसंद हैं तो अगले वीडियो को न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ, नमस्ते दोस्तों, आप सब कहाँ से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अधिक जानकारी हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहें। आपके जीवन में सदैव शांति बने। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जो आप चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हमें